हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। माय नेम इज शंकर और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल शंकरा एजुकेशन फॉर ऑल। तो दोस्तों, सॉल्यूशंस इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हो आप लोगों के लिए। इसमें मैं कवर करूंगा कुछ बेसिक पॉइंट्स। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वन ऑफ द लास्ट प्रॉपर्टी जो अपनी पढ़ने की बची है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। और सिर्फ वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, एक प्रॉपर प्रिंसिपल ऑस्मोसिस क्या होता है। एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट चीज ऑस्मोसिस का रिवर्स यानी रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। कुछ 3 रिलेटिव वर्ड्स है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। इसका मतलब क्या होता है और सीईटी में यार बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है। और लास्ट में कुछ पीवाईक्यू लेके अपन इस लेक्चर को कर देंगे खत्म। तो शुरुआत करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। अगर मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर सीखना है तो सर सबसे पहले तो मुझे सीखना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में मुझे जरूरी है सीखना ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस जूनियर क्लासेस में एक डेफिनेशन था, शायद से आपको याद आ जाए। बहुत सारे लोग बराबर इसके डेफिनेशन में ना एग्जैक्ट उल्टा लिख के आते हैं, गड़बड़ ना, बड़ा गड़बड़ करते हैं। क्या करते हैं जरा देखेंगे। लेकिन ऑस्मोसिस समझने से पहले मुझे एक वर्ड समझना है सर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस दुनिया के किसी भी सॉल्यूशन में नहीं होती। कुछ ऐसे सॉल्यूशन जो सेपरेट किए हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ने, मतलब एक सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन अगर बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो ही जाके उस है ना वो ऑस्मोसिस होता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सर ऐसा क्या करता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन मैं बता रहा हूं। अ स्पेशल मेम्ब्रेन, अ स्पेशल मेम्ब्रेन which allows which allows only solvent to pass through it, only solvent to pass through it। मतलब एक ऐसा स्पेशल मेम्ब्रेन जो उसमें से सिर्फ सॉल्वेंट या स्पेसिफिक, हमेशा सॉल्वेंट ही नहीं कुछ स्पेसिफिक होता है, लेकिन टेक्स्ट बुक के अनुसार सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट, उसमें से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने दिया जाएगा, सोल्यूट को नहीं। इसे बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और अगर मान लो मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक है सॉल्यूशन ए और एक है सॉल्यूशन बी, और इसके बीच में ये जो मैंने बनाया है ये अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो इसके थ्रू सॉल्वेंट या तो लेफ्ट टू राइट जाएगा या तो राइट टू लेफ्ट आएगा। कैसे आएगा इसी को हम क्या बोलने वाले हैं, ऑस्मोसिस। तो मेरे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या आती है, स्टार मार्क डेफिनेशन, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है सर, तो समझो जरा ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस यानी द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन, जिस साइड में उसका लो कॉन्सेंट्रेशन है ना उधर से, फ्रॉम इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होना इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। याद रहे। अगेन देखो, गड़बड़ बहुत करते इसलिए प्रॉपर बता रहा हूं। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मैंने ये स्पेशल वाला मेम्ब्रेन यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया है। ये डॉट 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 यानी क्या है, मेरे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब मैं बात कर रहा हूँ इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अराउंड क्या होगा। तो दो सॉल्यूशन थे, सेम सॉल्यूट एंड सेम सॉल्वेंट की। इधर मान लो कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार था यानी 0.1 मोल पर लीटर, और इधर जो था वो 0.2 मोलार था यानी 0.2 मोल पर लीटर। इधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, इधर कॉन्सेंट्रेशन कम। अगेन कॉन्सेंट्रेशन का और क्वांटिटी का कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट टर्म्स है कॉन्सेंट्रेशन एंड क्वांटिटी। किसकी क्वांटिटी कितनी है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। मतलब एज कंपेयर टू सॉल्वेंट इसमें सोल्यूट ज्यादा है, इसमें सोल्यूट कम है। तो होता यह है कि ये था अपना लो कॉन्सेंट्रेशन और ये था अपना हाई कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्वेंट लो कॉन्सेंट्रेशन में से हाई में जाता है। असल में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस करने की कोशिश करता है। इधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब सॉल्वेंट कम है, इधर कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट उधर जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, इधर का सॉल्वेंट कम होकर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और उधर का सॉल्वेंट बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, बैलेंस हो जाएगा। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और वो भी कौन जाता है, सिर्फ सॉल्वेंट जाता है। वो तभी जाता है जब आपके पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो, अदरवाइज नहीं। ऐसी वाली बात होगी।
है ना? या फिर इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि मान लो मेरे पास अब अगेन एक कंटेनर है, जिसको मैंने सर वापस क्या कर दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर सिर्फ H2O था और इधर सॉल्यूशन था। अब सॉल्यूशन है, इसका मतलब कुछ तो सॉल्यूट है उसमें, थोड़ा तो है, और इधर पानी मतलब अकेला है, तो ऑब्वियस है सॉल्वेंट उधर जाएगा। इधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ ना, इधर तो 0 हुआ। तो बस इस चीज़ को याद रखना, इसे बोला जाता है ऑस्मोसिस। आगे चलते हैं। अब मुझे सीखना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे डिस्कवर हुई और क्या असल में होता है? तो टेक्स्ट बुक का एक आसान सा डायग्राम ही समझते हैं ध्यान से कि क्या इसका मतलब है। जैसे मान लो यहाँ पे एक सेटअप रख दिया मैंने। इस कंटेनर में मेरे पास इस कंटेनर में मेरे पास पानी है, सिर्फ पानी, सिर्फ पानी, इसमें सिर्फ पानी है। फिर मेरे पास एक स्पेशल डिवाइस था जिसको मैंने स्टार्टिंग में कुछ ऐसे पकड़ा था, है ना? कुछ ऐसे पकड़ा था। इसको एक कैपिलरी है, छेद है, मैंने इसको मान लो बॉटम से कवर कर दिया और इसमें मैंने क्या कर दिया, शुगर का सॉल्यूशन भर दिया। मैंने भर दिया इसमें शुगर का सॉल्यूशन, है ना? इसमें शुगर का सॉल्यूशन भर दिया। उसके बाद मैंने इसको कवर कर लिया एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से और उसको टाई कर दिया, अच्छे से टाई कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, इस नॉब को पकड़ा हुआ है अभी तक। अब मैंने इस नॉब को पक्का पकड़ा और इसको क्या कर दिया, उल्टा आराम से यहाँ पे रख दिया। क्योंकि मैंने ऊपर से फिंगर रखा है, वो नीचे नहीं गिरेगा। और एनीवे जब सॉल्यूशन में जाएगा तो कुछ और ही होने वाला है। अब देखना, ये जो मैंने उल्टा करके रखा है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन, इसमें तो सिर्फ पानी है, यानी 0 कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम था और शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर है उसमें, उसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है मतलब ज़्यादा है। तो अब पानी अंदर जाना शुरू हो जाएगा। लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे कुछ। अब मैंने ये जो यहाँ पे कैपिलरी जैसा स्ट्रक्चर रखा था, है ना, एक पाइप रखा था छोटा सा पतला सा, जिसको कैपिलरी यूज करेंगे, उसमें राइज हो जाएगा ऊपर क्या, लिक्विड। जैसे ये पानी ऊपर ऊपर आएगा ना, तो इसमें से राइज होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने नोट किया कि ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें कितना प्रेशर लग रहा है। ये प्रेशर किसके वजह से है, पानी की वजह से। यहाँ पे जो मैंने H2O रखा था उसका प्रेशर है, तो ये पानी का प्रेशर है, इसलिए मैंने वर्ड क्या यूज कर दिया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो पानी से लिया गया प्रेशर। सर इसका मैग्नीट्यूड फिजिक्स के अनुसार कितना रहेगा, तो इसने कितनी हाइट ले ली है उसको अगर मैंने h बोल दिया, अगर मान लो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता और डेंसिटी अगर रो होता, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है h रो इंटू जी, h रो जी। डेंसिटी अगर पानी की 1 है तो उसको 1, रिलेटिव डेंसिटी 1 है तो आप इसको h इंटू जी भी बोल सकते हो। क्यों ऐसे, क्योंकि पानी की रिलेटिव डेंसिटी तो 1 है तो रो तो चला गया, लेकिन अगर दूसरा कोई लिक्विड होता तो अपन h रो जी के हिसाब से ले लेते। तो समझ में आ गई कहानी। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो ऊपर की तरफ जा रहा है, अब ये क्या बढ़ता ही जाएगा, मतलब ये पानी ऊपर ही जाएगा क्या, ये ऑस्मोसिस होता रहेगा क्या, नहीं, उसको कुछ लिमिट है। क्या लिमिट है कि ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ऊपर से अपोज कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, उसको अपोज भी तो कर रहा है, तो कुछ देर के बाद रुक जाएगा। तो ये जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मान के चलो, वो कुछ देर बाद ऑस्मोसिस को रोक देगा, क्योंकि लिमिट है ना, नहीं तो फिर तो कितना ही लिक्विड ऊपर जाएगा, उसको कुछ लिमिट है। थोड़ी देर बाद ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो वो वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जितना आने पे ऑस्मोसिस रुक गया, उसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रॉपर वर्ड्स में समझो, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन जो बोर्ड के लिए स्टार मार्क है, क्या होता है सर ऑस्मोटिक प्रेशर, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी वो जो ऊपर जा रहा था, दैट स्टॉप्स ऑस्मोसिस, जिसने ऑस्मोसिस को रोक लिया, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल कितना होता है, H इंटू रो इंटू जी। H माने हाइट कैपिलरी का कितना गया, रो माने डेंसिटी, जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसा कुछ तो भी है। तो यहाँ पे लिखा है H हाइट है, रो डेंसिटी है एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। याद रहे, osmotic pressure is not the pressure produced by solution. It is important to note that osmotic pressure is not the pressure produced by solution. It exists when, only when, जब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो। तो अगर मैंने ये नॉर्मल वाला
कैपिलरी रख दिया तो उसमें भी राइज होता है, फिजिक्स में आपको पता है कैपिलरी राइज, लिक्विड ऊपर जाता है, स्ट्रॉ रख दो पानी में, पानी इतना था ना और स्ट्रॉ रख दी तो पानी यहाँ तक आएगा, स्ट्रॉ में बाहर इतना ही पानी है लेकिन स्ट्रॉ में थोड़ा सा ऊपर है, तो वही कैपिलरी राइज। तो उसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बोलते, जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। डेफिनेशन क्लियर है, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। फिर मुझे 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी सीखने हैं जो रिलेटिव होते हैं कॉन्सेंट्रेशन को लेके, म्हणजे कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप कंपेयर करोगे उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से तो 3 वर्ड्स निकल के आते हैं। एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक। हाइपर और हाइपो ये एक दूसरे के कंपैरिजन में यूज किए जाने वाले वर्ड से हमें बात करनी है आइसोटोनिक की। अब क्या मतलब होता है सर आइसोटोनिक सॉल्यूशन का? आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसे दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम और उसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, उनको क्या बोलना है? आइसोटोनिक। मतलब अगर तुम आइसोटोनिक सॉल्यूशन को क्या करो, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डाल दो, किसकी क्वांटिटी कितनी भी रहे, अगर ये दोनों आइसोटोनिक है तो इसमें ऑस्मोसिस नहीं होगा, ये इधर भी नहीं जाएगा इधर भी नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन कैसे है? आइसोटोनिक, दोनों का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। फॉर एग्जाम्पल 0.1 मोलार यूरिया एंड 0.1 मोलार सुक्रोज, ये दोनों आइसोटोनिक है, इसका मतलब क्या है? दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। और एक बात नोट करने वाली है कि सच सॉल्यूशंस हैव सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इनका मोल पर लीटर सेम ही होता है। लेकिन अगेन एक बात याद रखना है जो सीईटी में पूछा भी गया था, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यूरिया का 1 मोलार सॉल्यूशन ले लिया, 1 मोलार दोनों का सॉल्यूशन ले लिया, तो यूरिया का भी कितना आया? 1 मोल पर लीटर आ गया। और अगर मैंने ग्लूकोज का भी लिया तो कितना आ गया? 1 मोल पर लीटर आ गया। तो मोल पर लीटर में दोनों का सेम ही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किस में, 1 मोलार के जगह पे 1 ग्राम पर लीटर की बात करता हूं मैं, तो अब यूनिट्स बदलेंगे, क्योंकि ग्लूकोज का आएगा 180 ग्राम पर लीटर, क्योंकि ग्लूकोज का मोलार मास 1 मोल यानी मोलार मास तो 180 होता है और यूरिया का 60 ग्राम होता है मोलार मास। तो ग्राम में अलग है, मोल में सेम है। ये सीईटी का पीवाईक्यू है कि इनके मोलार कॉन्सेंट्रेशन सेम होते हैं लेकिन ग्राम पर लीटर में नहीं, ग्राम दोनों के अलग अलग, इसका 1 मोल इतना ग्राम होता है, उसका 1 मोल उतना ग्राम होता है। तो समझ में आ गया आइसोटोनिक का अल्टीमेट मीनिंग क्या? दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, और इन जनरल क्या याद रखना है? दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। ये 0.1 है तो वो भी 0.1 रहेगा। अब मेरे पास अगला वर्ड आता है हाइपरटोनिक। अब याद रखना, मान लो मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, अगेन यूरिया का है और सुक्रोज का है, लेकिन अब की बार अगर मैंने सुक्रोज का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रखा मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, इसकी वजह से आया रहेगा, तो ये हो गया हाइपरटोनिक और ये हो गया हाइपोटोनिक। तो 2 सॉल्यूशन में कंपेयर कर रहा हूं, तो उन दो में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा वो हाइपरटोनिक, जिसका कम वो हाइपोटोनिक। If two solutions have unequal osmotic pressure, the more concentrated solution with higher osmotic pressure, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा उसको मुझे बोलना है हाइपरटोनिक। एंड दूसरा वाला जो मोर डाइल्यूट है और उसके वजह से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा है? कम है, लो है, उसको मुझे बोलना है हाइपोटोनिक। एग्जाम्पल देखो, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन इज हाइयर देन यूरिया, मैंने क्या कर दिया? सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा लिया तो बहुत ज्यादा ऑस्मोसिस हुआ तो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन कम लिया तो उसका कम ऑस्मोसिस हुआ तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हुआ। तो इस टाइम पे सुक्रोज हाइपरटोनिक है और यूरिया जो है वो हाइपोटोनिक है। तो आसान से शब्द है, 2 सॉल्यूशन, एक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसकी वजह से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा, दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन कम यानी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम, ये हाइपरटोनिक ये हाइपोटोनिक, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। फिर अगेन सर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा मुझे? मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सोल्यूट पे डिपेंड करता है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं यूज कर देता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से, जो हमें पता है क्या होता है वो, PV इज इक्वल टू NRT, STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे PV इज इक्वल टू NRT, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू गैस कॉन्स्टेंट इंटू टेम्परेचर।
लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है वहां पे नॉर्मल प्रेशर हुआ करता था, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो मैं रिप्लेस करता हूँ पाई से, बाकी सब सेम, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। और एन यहाँ पे मुझे सोल्यूट से रिलेट करना है तो सोल्यूट के रहेंगे। तो यूजिंग या फिर रिलेटिंग, है ना, रिलेट करते हैं अपन, है ना, रिलेटिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अपन आइडियल गैस इक्वेशन को थोड़ा सा रिलेट करते हैं तो मुझे क्या पता चलता है, पाई, याद रहे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का रिप्रेजेंटेशन है, पाई वी इज इक्वल टू एन टू आर टी। तो मेरे पास एक डायरेक्ट रिलेशन याद क्या रखना है, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी से पाई वी इज इक्वल टू एन टू, जहां पे पाई क्या रहेगा सर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वी क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जो मुझे किस में लेना चाहिए, लीटर में लेना चाहिए, भूलना नहीं है। N2 क्या रहेगा सर, मोल्स ऑफ सोल्यूट रहेगा। R क्या रहेगा, तो इसको हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं, क्या यूज करना है थोड़ी देर में बताऊंगा। ये क्या है, तो ये अपना टेम्परेचर है, जिसको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी बोला जाता है। तो पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी, इस इक्वेशन को याद रखना है। अब कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये रहा अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, तो इस पे डिपेंड करता है। अब इसी का सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज क्या था, यूज था कि आप मोलार मास ऑफ सोल्यूट पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो, तो ध्यान से देखो, अपन ने अभी भी बोला है कि पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहां पे एन 2 रहेगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो उस हिसाब से ऑस्मोटिक प्रेशर पाई के लिए क्या हो जाएगा, ये भी इधर मल्टीप्लाई कराए तो उधर जाके डिवाइड, N2 बाय V इंटू आर टी। मैं जानबूझ के क्या करता हूँ, N2 को डिवाइडेड बाय V करता हूँ। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे क्या नोटिस होता है सर, N बाय V इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। कैसे कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोलैरिटी होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो मोलैरिटी होता है, कॉन्सेंट्रेशन तो मैं इसको मोलैरिटी कैपिटल एम से क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ, मोलैरिटी कैपिटल एम से रिप्लेस करता हूँ, और में ये या तो कॉन्सेंट्रेशन है या तो फिर मोलैरिटी है। तो अगर मैंने ऐसे लिखा तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या मिला, पाई इज इक्वल टू एम माने मोलैरिटी इंटू आर टी। तो इस तरह से मेरे पास एक फॉर्मूला मिल जाता है, पाई इज इक्वल टू एम आर टी, एम माने मोलैरिटी, एन टू बाई वी लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ता। अब मोलार मास कैसे निकलेगा, तो कंसिडर करो, इफ अगर मान लो मेरे पास W2 होता वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, अगर मान लो मेरे पास W1 होता वेट ऑफ, सॉरी W1 क्यों, W1 की जरूरत है नहीं, इधर वॉल्यूम इन लीटर लेना है। M2 मान लो मेरे पास था सर मोलार मास, मोलार मास ऑफ सोल्यूट, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे गिवन मास अपॉन मोलार मास के हिसाब से। बस इसी को यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या फाइनल आंसर मिलेगा मेरे को, फाइनल आंसर कुछ ऐसे मिलेगा कि पाई इज इक्वल टू N2 को रिप्लेस कर रहा हूं मैं, W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू आर टी डिवाइडेड बाय V। अरे कॉमन सेंस की बात है, ये M2 डिवाइड कर रहा है तो मैं नीचे लिख सकता हूँ, तो मेरे पास क्या मिलेगा, पाई इज इक्वल टू W2 आर टी डिवाइडेड बाय M2 इंटू V। तो ये बन गया मेरे पास फॉर्मूला। क्या मैं इसको M2 के लिए अरेंज कर सकता हूँ सर, एनी टाइम M2 के लिए हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं, ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसको इधर लेके आओ, पाई उधर जाएगा, पाई इज इक्वल टू एनआरटी से याद रखा था, पाई इज इक्वल टू W2 RT बाय M2 इंटू V। तो अगेन मैं बोलता हूँ कि यही याद रखना है आप लोगों को, अल्टीमेटली यही याद रखना है। फिर एग्जाम में तो आप यही याद रखना, PV इज इक्वल टू एनआरटी, पाई वी इज इक्वल टू N2 RT, V इधर डिवीजन में जाएगा और N2 मोल एब्सोल्यूट है, वो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, टाइम पे अपन अरेंज कर सकते हैं, लर्न करने की जरूरत है नहीं। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है सर, कि अगर मेरे पास देखो 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने अब तक, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मेरे पास एक सेंसिटिव यानी महंगा वाला कंपाउंड है जिसका अननोन मास, सोल्यूट का मास मुझे निकालना है उस सॉल्यूशन में से, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए, तो नो डाउट मैंने प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों ऐसे, ऑस्मोटिक प्रेशर इज मच लार्जर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर के ना आंसर बड़े बड़े आते हैं,
उधर क्या हो रहा था, 0.01 का गैप आ रहा है, 0.001 का गैप आ रहा है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो छोटे-छोटे गैप है तो कैलकुलेशन में तो मुश्किल जाएगा, लेकिन गैप अगर अप्रिशिएबल है तो हम सही से स्टडी कर पाएंगे ना, थोड़े ज़्यादा-ज़्यादा गैप आते हैं। लार्जर एंड देयरफॉर मोर प्रिसाइज़ली मेजरेबल, इसके वैल्यू बड़े-बड़े आते हैं इसलिए वो मोर प्रिसाइज़ली कैलकुलेट कर सकते हो। किसी ने बोला 0.0001 का गैप है, मुश्किल हो गया। लेकिन किसी ने बोला 100 का गैप है, तो प्रॉपर्ली समझ में आ गया, अच्छा खासा गैप है। तो बस ये हम अच्छे से ना रिलेट कर पाते हैं। तो अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इट इज देयरफॉर यूजफुल टू डिटरमाइन द मोलर मासेस ऑफ वेरी एक्सपेंसिव सब्सटेंसेस, जिनका स्मॉल क्वांटिटी में बनाया जाता है, ऐसे कंपाउंड का अगर मोलर मास निकालना है तो आप इसको यूज करते हो। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक दो टेक्स्ट बुक का, एक दो पीवाई की, और कहानी करते हैं खत्म। पहला क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं, देखो क्या है इसमें। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब सर वही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, M2 पूछ रहा है। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतना ग्राम ऑफ सोल्यूट, मतलब W2 दे रहा है कितना, 0.822 ग्राम दे रहा है। इन इन 300 मिली डीएम क्यूब, याद रहे ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, कितने दे रहा है, 300 मिली डीएम क्यूब। अरे आपको पता है कि नहीं, डीएम क्यूब इज नथिंग बट लीटर, और आपको वॉल्यूम भी किसमें चाहिए था, लीटर में ही चाहिए था। हमने लिख रखा है कि वॉल्यूम जो चाहिए था वो किसमें चाहिए था, लीटर में चाहिए था। तो फिर ऐसी बात है, तो फिर मैं क्या कर देता हूं, डीएम क्यूब रखता हूं, यानी लीटर ही हो गया, लेकिन मिली हटा देता हूं, तो कितना हो जाएगा वो, 300 इंटू मिली, मतलब 10⁻³ डीएम क्यूब, और ये -3 तो इसको क्या कर देगा, 0.3 लीटर कर देगा। तो फाइनली मुझे इस वॉल्यूम को यूज करना है, 0.3 लीटर, लीटर में कन्वर्ट करना है। ओके चलो, और क्या दे रहा है देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इतना दे रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है वो मेरे पास कितना दे रहा है, 149 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अगेन हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यानी एसटीपी वाली कंडीशन यूज कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड कंडीशन यूज करते हैं तो मैं इसको mm ऑफ एच नहीं रख सकता, क्योंकि ये केल्विन में है, तो इसको mm एच रख के कोई फायदा नहीं है। तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूं बार में। आपको पता है नहीं है, अगर मुझे mm ऑफ एच को बार में करना है तो मुझे डिवाइडेड बाय 760 करना होता है। इसका यूनिट क्या होता है कन्वर्जन का, मैं इसको डिवाइड करूंगा 760 से। ये था mmHg, और ये होता है mmHg पर बार, मतलब एक बार में इतने mm ऑफ एच आते हैं। तो फिर ये तो ये कट हो जाएगा, बार ऊपर आ जाएगा, तो मेरे पास पाई जो मिलेगा वो मिलेगा 149/760। आप लोग यहीं पे सॉल्व कर सकते हो, उधर भी रख सकते हो, क्या हो गया बार में। तो सारा कन्वर्जन आ गया, सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देख लेना ध्यान से। अरे क्वेश्चन ऊपर जा रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर दो। ओके चलो, सारा सब कुछ बोर्ड पे रह गया। ओके चलो, ये हुई सर बात। टेम्परेचर दे रखा है, कितना है, 298 है, यूज कर लेंगे। मुझे मोलार मास निकालना है, क्या था फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू N2 RT बाय V। याद रखने के लिए N2 के जगह पे क्या लिखा था, W2/M2। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं तो क्या था मेरे पास, W2 इंटू RT डिवाइडेड बाय M2 इंटू, है ना। तो ये वाला मेरे पास फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना, इंटू V वाला जो है, V किस में होना चाहिए आपका, लीटर में होना चाहिए था, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे। इस फॉर्मूला को यूज करते हो और आगे बढ़ते हो तो आपके पास में क्या मिलता है, तो जरा ध्यान से देखना। वैल्यूज M2 के लिए रीअरेंज करना है, तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय पाई इंटू वी। सारे वैल्यूज रख देता हूँ और आंसर फाइंड आउट करता हूँ। तो मोलर मास मुझे मिल जाएगा सर, W2 कितना दे रखा है मेरे पास, 0.822 इंटू आर, याद रखना अगर मेरे पास कौन सा है, लीटर एटमॉस्फेयर यानी डीएम क्यूब, वो सॉरी डीएम क्यूब बार है, इधर लीटर में था और ये बार में था, तो मुझे 8.314 जूल पर केल्विन वाला यूज करना है। 8.314, ये कितना था टेम्परेचर, 298 डिवाइडेड बाय पाई मुझे दे रखा है ये वाला। इसको कन्वर्ट किया, अब इसको वापस से आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसको हम लोग अलग से सॉल्व कर लेना या फिर ये ऊपर जाएगा, तो आपकी मर्जी है।
इनटू वॉल्यूम इन लीटर कितना था 0.3। अब अगेन मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करता हूं जो आपको नहीं करना है, आपको इसे ढंग से सॉल्व कर लेना है, ढंग से। मतलब क्या, इसको पहले साइड में इधर ही सॉल्व कर लेते, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते तो भी चलता। डिवीजन का डिवीजन है, ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, सबको सॉल्व करोगे तो आपका M2 मैच हो जाएगा 342 ग्राम पर मोल, क्योंकि वो मोलार मास है। तो बस ये आसान सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बार में कन्वर्ट करना है और आर की वैल्यू 8.314 लेनी है। फिर बाकी कैलकुलेशन ही रहा, बाकी सब कुछ तो हो गया। अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स, है ना, एकदम स्टार मार्क है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के उल्टा। अब ये डायग्राम से आप लोगों को समझा देता हूँ, टेक्स्ट बुक वाले, और खास करके याद रखना कि जो अरेबियन कंट्रीज है या फिर यूएई है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात जो भी है, दुबई वगैरह, वहां पे रिवर्स ऑस्मोसिस है। क्योंकि देखना, जो डेजर्ट है वो पहले कभी समंदर रहा है, मतलब वहां पे अगर आप लोग बोरवेल ड्रिल करोगे तो या तो खारा पानी मिलेगा क्योंकि वहां पे सॉल्ट्स बहुत ज्यादा है, या तो फिर उधर तो फॉसिल फ्यूल मिलते हैं, पेट्रोल वेट्रोल निकल रहा है, तो ऐसी बात है। तो फिर उनके पास ऐसा बोला जाता है कि फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल डीजल की इक्विवेलेंट पानी महंगा पड़ रहा है, उतना नहीं लेकिन बहुत ज्यादा महंगा है। अब कहानी क्या है? कहानी कुछ ऐसी है कि वहां पे जो नेचुरल वाटर है वो तो सॉल्ट वाटर है। फिर ये क्या करते हैं, एक सेटअप लगाते हैं जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस सेटअप बोलेंगे, जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने सेपरेट कर रखा है। अब मैंने क्या कर दिया, इधर कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग में, लेफ्ट वाले में, इधर से मैंने क्या कर दिया, सॉल्ट वाटर छोड़ दिया। बहुत बड़े बड़े सेटअप होते हैं, इसमें सॉल्ट वाटर डाल दिया। अब नेचुरली तो ऑस्मोसिस क्या होगा, सॉल्ट वाटर है मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और फ्रेश वाटर है मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ऑस्मोसिस के हिसाब से तो ऐसे होगा कि पानी उधर जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन नेचुरली। अब मैं क्या करता हूं, इसको रिवर्स करने के लिए इधर से ऑस्मोटिक प्रेशर जो था ना, जो पानी को उधर लेके जा रहा था, उससे भी ज्यादा प्रेशर में अपोजिट से लगा देता हूं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या खासियत है कि वो एनीवे सॉल्वेंट को यानी पानी को उसमें से पास होने देता है, सॉल्ट को नहीं। अब मैंने प्रेशर ज्यादा लगाया, ऑस्मोसिस से भी ज्यादा लगाया, तो पानी यानी सॉल्वेंट इधर जाना शुरू हो जाता है। अब पानी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पानी को हम फटाफट सेपरेट कर लेंगे और पिस्टन कंटिन्यू रहेगा। याद रहे यहाँ पे प्रेशर कितना चाहिए, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर होना चाहिए ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फिर डेफिनेशन क्या हुआ रिवर्स ऑस्मोसिस का? रिवर्स ऑस्मोसिस का डेफिनेशन कुछ ऐसे हुआ कि व्हेन pressure greater than osmotic pressure is applied, solvent flows from its higher concentration to its lower concentration, या फिर जिधर concentration नहीं था उसके तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी वाली ये केस है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कहानी को करते हैं खत्म। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। Osmosis is a colligative property. The vapor pressure of solution containing non-volatile solute is lower than that of pure. अब ध्यान से देखना, एक एक ऑप्शन सही से पढ़ना पड़ेगा। The vapor pressure of solution containing non-volatile solute is lower than that of pure solvent at any temperature. तो सही है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को अपन ने क्या बोला था, उसको बोला था P1, और जो प्योर का होता है वो P1 नॉट, तो हमने बोला था कि वेपर प्रेशर तो लोअर होता है। सही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज लोअर देन प्योर सॉल्वेंट, है ना। तो हमें पहचानना था, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब टीबी, इनका कहना है द बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा उल्टा उल्टा ही बोल रहे हैं क्या? ओके फिर भी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज लोअर, सॉल्यूशन इज लोअर, ये तो गलत है, सॉल्यूशन का तो हाइयर होता है ना। तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया सर। सेंटेंस गलत क्यों गया? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन था, यहाँ पे कम बोल रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर NaCl एंड 0.1 मोलर सुक्रोज, 0.1 मोलर NaCl इज लोअर देन, ये भी गलत है। अब आप बोलोगे सर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सेम होना चाहिए। आप आगे सीखोगे कुछ तो भी होता है वेंट ऑफ फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो वेंट ऑफ फैक्टर की वजह से NaCl के टुकड़े ज्यादा होते हैं और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है।
ये भी गलत हो गया, ऑस्मोसिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो यही सही है, बाकी सारे गलत है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट एट 300 केल्विन if 40 milligram of it is dissolved in 300 ml of water exerts osmotic pressure इतना। जरा गिवन को लिखते हैं, अपने को निकालना है मोलर मास। सीधा सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ, m2 इज इक्वल टू, क्या था मेरे पास फॉर्मूला, W2 इंटू RT डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। जरा ध्यान से देखो क्या क्या वैल्यूज मेरे पास दिए हुए हैं। W2 टेम्परेचर दिया है, ये मिलीग्राम दिया है मेरे पास कंपाउंड, मिलीग्राम में तो ग्राम में लिखना पड़ेगा मुझे, तो कितना हो गया 400 इंटू 10⁻³ इंटू आर कितना यूज करने वाले हैं 8.314 इंटू टेम्परेचर दिया है 300 होल डिवाइडेड बाय, है ना, होल डिवाइडेड बाय, है ना, ये कुछ बात हुई। फिर मेरे पास प्रेशर कितना दिया है 0.2 एटमॉस्फेयर इंटू आर की वैल्यू, अच्छा आर की वैल्यू जब मेंशन करिए तो बिल्कुल मुझे वही यूज करनी है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर दिया है तो एटमॉस्फेयर वाला है 0.082, ये वाला यूज करेंगे 300 केल्विन पाई। अब वॉल्यूम कैलकुलेटर 300 ml है, 300 ml को लीटर में किया तो 0.3 लीटर हो जाएगा, बराबर है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास एक आसान सा है ना आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा तो ध्यान से देखना, मैं इसको क्या कर देता हूं कन्वर्ट, है ना, तो इसको सॉल्व करूंगा फटाफट फटाफट फटाफट, वैल्यूज तो सारे सही लिखे हैं। चलो तो इसको लिखता हूँ 4 इंटू 10⁻, अच्छा ये मिलीग्राम था, मैंने प्लस में लिखा माइनस में, 10⁻, देखो 400 को लिखता हूँ 4 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ इंटू इसको लिखता हूँ 8.2 इंटू 10⁻² इंटू इसको लिखता हूँ 3 इंटू 10⁻²। पावर लिखने से बड़ा आसान पड़ेगा मुझे, इसको लिखता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻1 और इसका लिखता हूँ 3 इंटू 10⁻⁻1 और इसको सॉल्व करते हैं, या फिर ये कैलकुलेशन आप भी सॉल्व कर सकते हो। ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, इसको खा जाएगा, मेरे पास बचेगा नीचे ये 2 इसको खा जाएगा, बराबर है। तो मेरे पास बचेगा कितना, तो ओवरऑल मेरे पास वैल्यू, और ये 3 खा जाएगा 3 को, ओवरऑल वैल्यू मेरे पास क्या बच रहा है सर, मेरे पास बच रहा है, यहां से इधर लिख देता हूं मैं फाइनल आंसर 2 इंटू 8.2 इंटू 10⁻, कितना बचा है मेरे पास, है ना, -1, ओवरऑल बच गया -1, क्योंकि इसका +2 भी बचा है, ये +2 ने इसको खा लिया, -1 और ये 1 बच गया, सिर्फ 10 बचा है, डिवाइडेड बाय तो कुछ बचा ही नहीं। इसको सॉल्व करता हूं तो 10 टू 20, 28 टाइम्स ले लिया तो, है ना, तो मेरे को मिल जाएगा अराउंड का 120 के आसपास, बराबर 120। देख लेना, कैलकुलेशन आराम से सॉल्व करना है, इस यहाँ से आगे आप सॉल्व कर लेना। टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से अगेन मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल वैल्यूज को फटाफट सॉल्व कर दे रहा हूँ, आंसर मैच हो जाएगा। एक लास्ट का क्वेश्चन सॉल्व करके कहानी करते हैं खत्म, और वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट शो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन आइदर डायरेक्शन। ऐसा बोल रहा है कि सॉल्वेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ऐसे किस में दिया है, तो हमने क्या पढ़ रखा है, सॉल्वेंट ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या सेम होता है सर, इन जनरल कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलार कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, ग्राम पर लीटर नहीं लेकिन मोल पर लीटर सेम होता है। तो सबके क्या निकालने हैं, मोल्स। इसके मोल्स निकालूंगा तो 6/60 यूरिया का मास होना चाहिए, सुक्रोज का निकालूंगा तो 85.5/180, 180 से भी बहुत ज्यादा एक्चुअली सुक्रोज है वो, है ना, तो बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है सुक्रोज, C12H22O11, है ना, तो इसके मास से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। फिर वापस मैं क्या कर रहा हूँ, इधर 15 ग्राम यूरिया मतलब 15 डिवाइडेड बाय 60 कर रहा हूँ, और इधर मेरे पास 34.2, इसको भी डिवाइडेड बाय 342, दिस इज इक्वल टू दिस आना चाहिए, अरे दोनों के मोल सेम आने चाहिए ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ पे 15/60 एंड 171/60, और सॉल्व भी नहीं करना है, हमें आ जाएगा वैसे, अच्छा सर इधर 60 नहीं, सुक्रोज का मास कितना होता है मेरे पास 342, फिर मैं इधर सॉल्व करता हूं तो क्या हो रहा है 6/60 और ये आ रहा है 34.2 डिवाइडेड बाय 342। अरे सर क्लियर कट नजर आ रहा है क्या, कॉन्सेंट्रेशन सेम यानी मोल्स सेम होने चाहिए, अगर मोल्स सेम आ गए
तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। तो इसका भी 1/10 आएगा, 1/10, और इसका भी आएगा 1/10, मतलब 6 ग्राम यूरिया और 34.2 सुक्रोज एक दूसरे को आइसोटोनिक है। तो यहाँ पे ये भी टॉपिक हो जाता है खत्म मेरे पास। तो अगेन हम लोगों को वही आराम से पूरे क्वेश्चंस जो है वो लगाने हैं, घाई नहीं करनी है, कैलकुलेशन खास करके स्किप नहीं करने, जब तक खुद का आंसर मैच नहीं होता रुकना नहीं है ना। तो पढ़ाई करते रहनी है। इसी बात पर आपको 2 लाइनें भी है ना कहता हूँ कि देखो कोई भी चीज बिना मेहनत तो कभी मिलने से रही, और फिर आप लोग भी ये चीज बड़े दावे के साथ बोलने लायक बनने चाहिए, यह फूल मुझे विरासत में मिले हैं, यह फूल मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। थैंक यू क्लास, स्टे कनेक्टेड।